हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च यूनिट 3 को, जिसमें आ जाता है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे अपने इस यूनिट में। ओवरऑल ये हमारा 7 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिट 3 को, जिसमें आ जाता है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे सबसे पहले सिलेक्ट आइडेंटिफिकेशंस एंड आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। हमें क्या है कि सबसे पहले सिलेक्ट करना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन कौन सी रिसर्च में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद पर्पस, उसके जो भी पर्पस है उनको देखना चाहिए। उसके अलावा फॉर्मेलिटीज एंड हाइपोथेसिस के हमें हमारी रिसर्च में कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस को यूज करके हाइपोथेसिस करनी चाहिए। उसके अलावा लिटरेचर रिव्यू और कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क इन रिसर्च स्टडी के किस तरीके से इसका फ्रेमवर्क और स्टडी होती है, तो उसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हम सबको क्या करेंगे अपने इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम्स, रिसर्च प्रॉब्लम इज द एनी इश्यूज concrete and gap knowledge that need to specific investigation। हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम तब आती है जब हम क्या है कि गैप होता है हमारी नॉलेज में, जो हमें नीड होती है वो हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते हैं, तो वो मेन क्या होती है, रिसर्च में प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा हाई एंजाइटी अमंग नर्सिंग स्टूडेंट, के हाई एंजाइटी हो नर्सिंग स्टूडेंट को, तो फिर उस हिसाब से हमारी रिसर्च प्रॉब्लम आ सकती है। पुअर हैंड हाइजीनिक कंप्लेंट्स हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग लंग्स, लंग्स हेल्थ, तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल है कि रिसर्च में हम जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो, जिसमें आ जाता है कि इश्यूज कंसर्न गैप नॉलेज, के हमारे पास उसकी चीज की नॉलेज नहीं है, नीड वो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। हमें इन सारी चीजों का एक स्पेसिफिक क्या है कि उसकी नीड होती है कि स्पेसिफिक हम इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करें, इनके डेटा कलेक्ट करें, उन पे रिसर्च करें। ठीक है, तो जिस तरीके से एंजाइटी लेवल हो गया, हेड हाइजीनिक हो गई, या फिर जो है ना लंग्स पे जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो ये सारी क्या है, ये रिसर्च में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, जिनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है अपनी रिसर्च में। उसके अलावा हम बात करते हैं करेक्टर ऑफ गुड रिसर्चर। जो गुड रिसर्चर जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें कौन कौन से करेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें गुड रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी क्लियर। जो हमें जिस चीज के ऊपर रिसर्च करनी है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च प्रॉब्लम कौन सी है कि उसके ऊपर हमें काम करना है, तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए हमें कि हमें इस पे काम करना है। उसके अलावा हमें क्या है कि स्पेसिफिक उस टॉपिक पे हमें क्या है तवज्जो देनी होती है। उसके अलावा क्या है कि रिसर्चेबल, उसके लिए जो भी रिसर्चेबल टूल्स होते हैं वो यूज करके हमें उस और रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके रिलेवेंट वो हमें कलेक्ट करनी होती है। उसके अलावा क्या है कि फैसिलिटीज, जो भी उसके लिए फैसिलिटीज मिलती है हमें वो फैसिलिटीज लेके उस पे काम करके हमें क्या है जो रिसर्च, गुड रिसर्च प्रॉब्लम, हमें क्या है कि गुड रिसर्च प्रॉब्लम होती है, हमें उनमें ये सारी चीजें देखनी होती है। इथिकल, जो भी इथिकल इश्यूज है वो देखने होते हैं। उसके अलावा सिग्निफिकेंट्स जो चीजें हैं उनको भी हमें नजर देना होता है। तो क्या है कि हमारे गुड रिसर्च प्रॉब्लम पे हम काम कर सकते हैं। हमारी जो रिसर्च का जो टॉपिक है उस पे अगर हम काम करें, जो रिसर्च में हम जिस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम अगर रिसर्च करें, तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम फिर रिसर्च कर सकते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम है उस पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि है ना, उसके अलावा हम बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ से रिसर्च प्रॉब्लम मिलती है। तो उसमें क्या है कि रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कम्स फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा हम बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस से, लिटरेचर रिव्यू से,
हम सबसे क्या है कि जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और प्रिवेंस रिसर्च, उसके थ्रू भी हम अपने प्रॉब्लम को देख सकते हैं। सोर्स, ये सारे सोर्सेज होते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है रिसर्च की, हम अपनी प्रॉब्लम है, हमारा कोई भी डिजीज है, ठीक है, हमारी डिजीज, हमने किसी भी डिजीज को ले लिया है, तो उस पे अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू से भी कर सकते हैं, रिवर्स जो भी रिसर्च हुई है वो पढ़ के भी हम कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज देख के हम जो हमारी प्रॉब्लम है उस पे रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा नर्सिंग एजुकेशन, उसके थ्रू भी हम रिसर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जो भी मिली है हमें, उनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल अपनी रिसर्च जो कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। जो भी ये सारे क्या है कि सोर्स है, जो हमारी प्रॉब्लम है उस पे हमें रिसर्च करना होता है, ठीक है। उस पे हमें रिसर्च करने के लिए क्या करना होता है कि इन सारी जो भी टूल्स है उनका यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे के जो स्टेप्स इन सिलेक्शंस रिसर्च प्रॉब्लम के, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं रिसर्च के प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले आइडेंटिटी एरियाज, जो हमें क्या है कि आइडेंटिटी एरियाज इंटरेस्ट, हमें जो भी हमारा आइडेंटिटी एरियाज होता है, जो भी जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होता है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए सबसे पहले। उसके अलावा रिव्यूज एग्जिस्टिंग लिटरेचर के, उस ये जो लिटरेचर रिव्यूज कौन कौन से है उस प्रॉब्लम के, वो हमें देखने होते हैं। उसके अलावा आइडेंटिफाई नॉलेज गैप, के कहाँ पे हमारी नॉलेज गैप है जो हम अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा इवोलेट, क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटीज को इवोलेट करना होता है, और जो भी फैसिलिटीज हमें मिली है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा इवोलेट करके यूज में करना होता है। तो ये सिलेक्टिव रिसर्च प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं कि हमें इस प्रॉब्लम पे काम करना है, रिसर्च करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या करना हम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एरियाज को कि कहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, किस एरिया पे हम रिसर्च करेंगे, कहाँ पे ये प्रॉब्लम देखेंगे। रिव्यूज देना होता है, जो एक्सिस्टिंग जो भी रिव्यूज होते हैं लिटरेचर के वो पढ़ने होते हैं। आइडेंटिफाई करना होता है नॉलेज गैप, कि कहाँ पे हमारी नॉलेज में गैप हो रहा है, जहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं। इवोलेट करनी होती है फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज है उनको इवोलेट करना होता है। और फाइंड द रिसर्च प्रॉब्लम, हमें रिसर्च प्रॉब्लम है एक्चुअल में उसको फाइंड करना होता है। एंड डेवलप रिसर्च ऑब्जेक्टिव, और उसके अकॉर्डिंग इतनी सारी चीज़ें सिलेक्ट करके फिर हमें डेवलप करना होता है अपना रिसर्च का प्रॉब्लम्स, ठीक है। और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। उसके बाद पर्पस ऑफ रिसर्च, के क्या पर्पस होता है रिसर्च करने का। सबसे पहले पर्पस ऑफ रिसर्च इज एक्सप्लेनिंग व्हाई द स्टडी बीइंग अ कंडक्ट। सबसे पहला मकसद यही होता है कि हमें कंडक्ट करनी होती है इंफॉर्मेशंस, कि हमारे पास जो स्टार्टिंग से जो चीज़ें हैं उनमें से क्या क्या चीज़ें सही है क्या गलत है उनको देखना होता है, और फर्दर उसमें डीपली स्टडी करके न्यू चीज़ इन्वेट करनी होती है। तो रिसर्च का मेनली यही पर्पस होता है, ठीक है। उसमें आ जाता है सॉल्व हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स। मेन पर्पस यही होता है कि हमें जो भी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च का यूज़ करते हैं, मेन पर्पस ये भी होता है। उसके अलावा इम्प्रूव पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर करने इम्प्रूव करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। जनरेट न्यू नॉलेज, टेस्ट थ्योरीज एंड इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस एंड सपोर्ट एवोलेट एविडेंस बेस्ड, जो केयर एविडेंस बेस्ड केयर करें, सपोर्ट करें, इम्प्रूव करें प्रैक्टिस को। उसके अलावा टेस्ट थ्योरी, जो थ्योरीज है वो उनको टेस्ट करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जनरेट न्यू आइडियाज़, इम्प्रूव पेशेंट केयर। तो इन सारी चीज़ों का इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने का हमारा पर्पस यही होता है रिसर्च में, कि हम इन सारी चीज़ों को देख सकें और इन पे काम कर सकें। तो ये पर्पस होता है रिसर्च का। उसके अलावा हम बात करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं।
उसके बाद बात करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव की कि कौन-कौन से रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब दैट रिसर्चर वांट टू अचीव कि कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव रिसर्चर अचीव करना चाहता है अपनी रिसर्च में। तो सबसे पहले क्या आ जाते हैं कैरेक्टर जिसमें आ जाता है स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंडेड कि ऐसे गोल होने चाहिए जो रिलेवेंट हो, टाइम बाउंडेड हो, उसके अलावा एक रिलेबल्स और मेयरेबल हम मेयर भी उसको कर सके, स्पेसिफिक हो और अचीवेबल और रिलेवेंट कि हम जिस टॉपिक को उठा रहे हैं उसके रिलेवेंट भी हो, उसके मेयरेबल भी हो, स्पेसिफिक हो कि इस टॉपिक का ही हो और उसके अलावा रिलेवेंट हो, उसके अकॉर्डिंग ही हम डेटा लें, उसके अलावा टाइम बाउंडेड हो कि हम हमारा जो टाइम भी उसमें सेफ हो। तो ये सारी चीजें आ जाती है अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, एग्जाम्पल टू असेस द एंजाइटी लेवल अमंग द नर्सिंग स्टूडेंट्स इमरजेंसी वार्ड में, हाँ अगर नर्सिंग स्टूडेंट का एंजाइटी लेवल देख रहे हैं तो वो भी एक क्या है कि उसमें ये सारी चीजें आ जाती है हमारी। उसके अलावा हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस इज द टेस्टिंग्स प्रिडिक्शंस अबाउट द रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स जिसमें आ जाता है कि रिलेशंस क्या है वेरिएबल्स का। हाइपोथेसिस में हमारा यही होता है कि हमारा अंदाजा होता है, एस्टिमेशन होती है किसी भी चीज को लेके कि हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं, वो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। ठीक है, उसका पर्पस यही होता है गाइड रिसर्च कि हमें रिसर्च को गाइड करना होता है, प्रिडिक्ट आउटकम के उसका आउटकम क्या निकलेगा वो प्रिडिक्शन करनी होती है, हेल्प इन डेटा एनालाइज और जो हाइपोथेसिस है वो हमें डेटा एनालाइज में भी हेल्प करती है। तो ये सारे पर्पस होते हैं हाइपोथेसिस के। उसके अलावा हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं जिसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं। जिसमें फर्स्ट में आ जाता है नल हाइपोथेसिस जिसमें क्या है कि नो रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स के उसका कोई भी वेरिएबल के साथ रिलेशन नहीं होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स जो भी वेरिएबल्स है उनका आपस में रिलेशंस होना। नो रिलेशंस बिटवीन स्ट्रेस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस के इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस गलत आ रही है, खराब आ रही है तो उसका आपके स्ट्रेस से कोई रिलेशन ना हो, तो वो आ जाती है हमारी नल हाइपोथेसिस में। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये आता है कि हमारे जो रिलेशंस है ना हमारे स्ट्रेस का वो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहा है। हमारा स्ट्रेस अगर ज़्यादा है तो हमारी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा वीक होगी, तो वो आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। उसके बाद करेक्टर ऑफ गुड हाइपोथेसिस उसमें कौन कौन से करेक्टर होने चाहिए। फर्स्ट में अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर, सिंपल एंड टेस्टेबल, स्पेसिफिक, लीगल एंड बेस्ड ऑन एविडेंस। जो हमारी हाइपोथेसिस है वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए, उसमें हमें एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसके अलावा सिंपल होनी चाहिए, टेस्टेबल, हम उसको टेस्ट करके फिर हाइपोथेसिस करें, उसके अलावा स्पेसिफिक, लीगल एंड बेस्ड ऑन एविडेंस, हमारे पास उसका रेफरेंस भी होना जरूरी है। तो ये होती है गुड हाइपोथेसिस में जो करेक्टर होते हैं। उसके अलावा लिटरेचर रिव्यू में यही होता है कि लिटरेचर रिव्यूज द सिस्टमेटिक रिव्यू दे आर पब्लिश रिसर्च रिलेटेड टू स्टडी टॉपिक, जो भी आपके स्टडी टॉपिक्स है उसका रिव्यू करे, लिटरेचर रिव्यू वो पब्लिश हुआ होता है सिस्टमेटिकली। उसमें आ जाता है बुक आ जाता है, जर्नल्स आ जाते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स आ जाते हैं, थीसिस आ जाती है या फिर WHO रिपोर्ट्स आ जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती है। तो ये सारी चीजें आ जाती है आपके लिटरेचर रिव्यू में। उसके अलावा पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू का क्या होता है, मेन इम्पोर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप, वो आइडेंटिफाई करता है कि रिसर्च में कहाँ पे गैप है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिटरेचर रिव्यू को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमें क्या है कि हमें अवॉइड करनी चाहिए डिस्प्लेशंस, उसके लिए हम लिटरेचर रिव्यूज़ को यूज़ करते हैं। सपोर्ट हाइपोथेसिस, हमारी जो हाइपोथेसिस है उसमें सपोर्ट करता है। उसके अलावा इम्प्रूव नर्सिंग डिजाइन्स, जो भी डिसीजन है उसको भी इम्प्रूव करता है। और प्रोवाइड बैकग्राउंड नॉलेज, और जो बैकग्राउंड नॉलेज होती है उसके अकॉर्डिंग जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको क्या है प्रोवाइड करता है हमें। और स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, हमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कीवर्ड
कि सबसे पहले हमें किस टॉपिक पे डिस्कस करना है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। रिसर्च रिलेवेंट लिटरेचर, जो भी उसके रिलेवेंट जो भी रिसर्च जो भी लिटरेचर होते हैं उसको पढ़ना, उसको अच्छे तरीके से देखना होता है। रीड एंड इवोलेट सोर्सेस और रेडी टू इवोलेट सोर्सेस, ठीक है। और उसके अलावा ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें, समराइजिंग फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, और हमें उसमें आइडेंटिफाई करना होता है रिसर्च गैप के इसमें क्या चीज़ें नहीं है, गैप किन चीज़ों का है, उसको आइडेंटिफाई करके वो अपनी रिसर्च में हम लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, स्टेप्स होते हैं लिटरेचर रिव्यू के। उसके बाद कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क, जिसमें आ जाता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज द एग्रीमेंट एग्राम्स, ठीक है, जिसमें आ जाता है कॉन्सेप्चुअल्स फ्रेमवर्क इज डायग्राम्स और मॉडल्स दैट शो द रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड रिसर्च स्टडी। जो वेरिएबल्स है और रिसर्च स्टडी है, उन दोनों का रिलेशंस क्या है आपस में, उसको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। जिसमें आ जाता है इसका पर्पस यही होता है कि हमें गाइड करता है टू स्टडी, कि हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं रिसर्च के लिए, ऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट के अपना कॉन्सेप्ट किस तरीके से बना सकते हैं रिसर्च के अकॉर्डिंग, एक्सप्लेन वेरिएबल्स रिलेशंस, और वेरिएबल्स का क्या रिलेशंस है उसको भी एक्सप्लेन करता है। तो ये सारे आ जाते हैं फ्रेमवर्क में, कॉन्सेप्ट में। और कंपोनेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट फैक्टर्स, जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है इन्फ्लुएंस इन अदर वेरिएबल्स, एंड डिपेंडेंट जो क्या है वेरिएबल्स है वो क्या है कि आउटकम इफेक्ट फॉर डिपेंडिंग वेरिएबल्स। जो इंडिपेंडिंग वेरिएबल्स होते हैं उस पे वो क्या करता है, वो उस पे वेरिएबल पे इफेक्ट करता है। सबसे पहले डिपेंडिंग, इंडिपेंडिंग, इंडिपेंडिंग फैक्टर इन्फ्लुएंस इन अदर वेरिएबल, भी दूसरे जो वेरिएबल होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करता है, इफेक्ट इन द डिपेंडिंग वेरिएबल्स, वो क्या है इंडिपेंडिंग वेरिएबल्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है। जो इंडिपेंडिंग है वो अदर्स पे करता है, जो डिपेंडिंग है वो इंडिपेंडेंट पे करता है। तो ये दोनों आ जाता है। जिस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आ जाता है एनवायरनमेंट पॉल्यूशंस, एंड डिपेंडिंग में आ जाता है लंग्स हेल्थ। तो ये सारा दो डिफरेंट इसके एग्जांपल्स है। उसके बाद बात करते हैं बेनिफिट एंड बेनिफिट। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। प्रोवाइड स्टडी डायरेक्शन, कि हमें एक स्टडी डायरेक्शन देता है। कॉन्सेप्ट, हमारे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है वो हमें एक डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में हमें अपनी स्टडी करनी चाहिए। उसके अलावा आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स है उनको आइडेंटिफाई करने में सपोर्ट करता है। सपोर्ट हाइपोथेसिस एंड इम्प्रूव डेटा एनालाइज में हेल्प करता है। एंड हेल्प टू इंटरप्रेटेड फाइंडिंग, जो उसकी इंटरप्रेटेड फाइंडिंग है उसमें भी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस में आ जाती है, बेनिफिट में आ जाती है, कि जो हमारी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क होता है वो बेस्ड किस पे करता है, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरीज, एंड यहाँ पे बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स, वेरिएबल पे या कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करता है। और जो थ्योरेटिकल है वो एक्सप्लेन वाई को करता है, एंड यहाँ पे जो एक्सप्लेन करता है हु पे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल है हु पे एक्सप्लेन करता है। उसके अलावा यूज एस्टेब्लिश थ्योरीज एंड मोर जर्नल्स, यहाँ पे मोर जर्नल्स यूज होते हैं, थ्योरी एस्टेब्लिश होती है, यूज होती है। और जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में डेवलप द रिसर्चर मोर स्पेसिफिक होता है, वहाँ पे मोर जर्नल होता है, यहाँ पे मोर स्पेसिफिक होता है, एक टॉपिक पे स्पेसिफिकली काम करता है। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं थ्योरेटिकल में और उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल में। उसके अलावा समरी में हम बात करते हैं यहाँ पे कि की पॉइंट कौन कौन से होते हैं। अ रिसर्च प्रॉब्लम्स इज द
इश्यूज टू द इन्वेस्टिगेट, वो रिसर्च प्रॉब्लम जो इश्यूज है हमारे पास उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसकी डेटा कलेक्ट करना। द पर्पस एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च कंडक्ट, के हमारा पर्पस क्या होता है रिसर्च कंडक्ट करने का, वो हमें पता होना चाहिए। वो हमने डिस्कस किया हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस मीन्स प्रेडिक्शन करना, रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स के आपस में वेरिएबल का रिलेशंस क्या है। लिटरेचर रिव्यू में आ जाता है समरीज, प्रीवियस स्टडी जो भी हुई है उसकी समरी हमें लेनी। उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इलस्ट्रेट रिलेशंस अमंग द वेरिएबल्स के क्या कॉन्सेप्चुअली रिलेशंस है वो देखना होता है। ये सारी चीज़ें आ जाती है जो हमने ओवरऑल इस यूनिट में डिस्कस की है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि ना डिफरेंस इसमें क्या है कि टर्म्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेफिनेशन में। रिसर्च प्रॉब्लम में क्या है कि हम उसके बाद टर्मिनोलॉजी या फिर डेफिनेशन में हम बात करते हैं जिसमें आ जाता है रिसर्च प्रॉब्लम। जिस भी प्रॉब्लम पे हम जिस भी इश्यूज पे रिसर्च कर रहे हैं रिक्वायरिंग स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, जिस भी इशू पे हमने रिसर्च की है उसकी जो डेटा कलेक्ट की है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है वो देखते हैं। उसके अलावा रिसर्च पर्पस यही है कि हमारा हम डेटा क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, स्टडी क्यों कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है। उसके अलावा हम बात करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव के कौन-कौन से ऐसे गोल्स होते हैं जो हमें रिसर्च में पूरे करने होते हैं, तो उनको भी देखना ज़रूरी होता है। उसके अलावा हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस में यही है कि हमें टेस्टेबल प्रिडिक्शन करनी होती है कि हमारी हाइपोथेसिस हमने जो टेस्ट की है हमारी असम्पशन कितनी है इस चीज़ को लेके, और वो उसके अलावा उसकी टाइप से नल हाइपोथेसिस जिसमें हमें क्या है कि नो रिलेशंस एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हैं उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। अल्टरनेटिव में क्या है कि रिलेशंस हो दोनों वेरिएबल्स के बीच में। और उसके अलावा हमने लिटरेचर रिव्यू को देखा कि लिटरेचर रिव्यू वही जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसका फ्रेमवर्क के ओवरऑल हमने जो भी डिस्कस किया है प्रीवियस जो भी डिस्कस हुआ है उसका लिटरेचर रिव्यू लेना है, उसकी समरी लेनी। उसके अलावा कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क में मॉडल्स उनका आपस में रिलेशन क्या है उसको देखना। उसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो इन्फ्लुएंस करते हैं अदर वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं वो अदर्स को क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है अपने इस यूनिट में। हमने ओवरऑल जो टर्म्स थे उनको डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर। यहाँ पे हमने ओवरऑल हमारा 3 यूनिट था नर्सिंग रिसर्च का वो कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।